किसी भी मुल्क को जिंदा रहने के लिए ख्वाब की एक जरूरत होती है, उम्मीद की जरूरत होती है। आप तारीकी में रह सकते हैं, आप गुर्बत में रह सकते हैं, आप ना उम्मीदी में नहीं रह सकते। अगर आपके बच्चे ना उम्मीद हो जाएं, यानी वो बच्चे जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिनने कल यहां बैठना है और यहां बैठना है जहां आप बैठे, अगर वो सब ना उम्मीद हो गए, या हमारी नस्ल ने, आपकी नस्ल ने, अगर हम सब ने उनको ना उम्मीद कर दिया, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? तो वो ख्वाब या उम्मीद का खाका मैं आपके सामने उस दिन पेश करने आया था। और बात यहां से शुरू हुई कि आपने बहुत से नंबर सुने होंगे। अभी मैं आ रहा था तो मुझे दोस्तों ने कहा कि फिच पे बात करें जी, आज फिच पे बड़ी आए। मैंने कहा यार फिच पे भी बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट्स पे भी बात करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर पे भी बात करेंगे, लेकिन वजीर आजम के जहन में कोई इनमें से चीज नहीं, सिर्फ 3 चीजें। नंबर 1, रोजगार। लोगों को रोजगार देना है, बिलखसूस हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो कॉलेजों से, स्कूलों से निकल रहे हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों पे यह सवाल होता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की और मेरे मां बाप ने तो बहुत कुर्बानियां दी। कल रात मुझे यहां पर एक साहब मिले, ये मार्केट में बहुत रात गए, बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने कहा मैं सुबह काम करता हूं एक दफ्तर में, एक वजारत में, और आप लोगों के आगे पानी रखता हूं, आपकी टेबलें साफ करता हूं, और उसके बाद आके मैं रात तक यहां पे काम करता हूं ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। तो उनने भी कुर्बानी दे दी और बच्चों ने भी मेहनत कर ली। अब वो एक सवाल लिए बाहर निकलते हो कि अब बताएं, तो आगे से हर तरफ से बाज़गश्त नाउमीदी की चलती है। तो जो ख्वाब है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो है रोजगार। दूसरी अहम चीज जो वजीर आजम के जहन में है, जो खाके का दूसरा हिस्सा है, वो है महंगाई का खात्मा। लोगों को रोजगार मिले और महंगाई का खात्मा हो। और तीसरी चीज यह है कि ये जो गुर्बत है, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास वसाइल जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन बहरहाल वो लोग जो गरीब हैं, जो साहिब हैसियत नहीं है, जिनको मदद की जरूरत है, जो उनका हक है, तो वो सरकार उनको उनका हक कैसे देगी? ये हैं 3 चीजें। अब इसमें वो फिस्कल डेफिसिट या प्राइमरी बैलेंस, जो ये 3 चीजें डिलीवर ना कर सके, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो ये खाका मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है, 3 चीजें कहीं, तो पहली बात यह है कि रोजगार क्या है? भाई रोजगार जो है वो तरक्की की शरह है। जब मुल्क में तरक्की होगी तो क्या होगा? नए कारोबार चलेंगे, ज़राअत में इजाफा होगा। जब कारोबार बनेंगे, ज़राअत में इजाफा होगा, तो क्या होगा? लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो उनके घर चलेंगे। तो मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि पिछले साल जो हमारी तरक्की की शरह तक 0 हो चुकी थी या थोड़ी सी मनफी हो चुकी थी, अब हमारी तरक्की की शरह जो है वो 2.4% तक पहुंच गई है। दूसरी अहम बात मैं आपको यह बताने आया हूं कि इस मुल्क में सबसे गरीब लोग और सबसे ज्यादा जो इस मुल्क में लोगों को रोजगार मिलता है, वो मिलता है ज़राअत के जरिए, किसानों के जरिए, जो हम फसलें उगाते हैं तपती धूप में, उसके जरिए। और हमारी ज़राअत के शोबे के अंदर 19 साल की सबसे ज्यादा तरक्की की शरह इस साल सामने आई है, 6.3%। तो ओवरऑल भी तरक्की की शरह बढ़ गई, ज़राअत में भी तरक्की की शरह बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगरचे बहुत अफाका नहीं हुआ, मगर लोगों को अब रोजगार मिल रहा है। अरे भाई, अगर तरक्की हो रही है, अगर नए कारोबार चल रहे हैं, अगर ज़राअत में इजाफा हो रहा है और ज़राअत में 50% लोगों की खपत है, तो इसका मतलब है कि लोगों को रोजगार, नौकरियां मिल रही हैं। तो पहली तो यह बात मैं आपके सामने करने आया था। इसी तरह जो हमारी इंडस्ट्रियल, हमारी सनत जो है,
उसकी भी तीसरे क्वार्टर के अंदर जो तरक्की की शरह आई है वो 3.8% आई है। तो हम हल्के हल्के आगे बढ़ रहे हैं। ज़राअत में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। अल्लाह का सबसे पहले सबसे बड़ा करम अल्लाह का, फिर थोड़ी मेहनत, थोड़ी पॉलिसी, थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ये पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या है? यानी ये इत्तफाक नहीं है कि ज़राअत के अंदर तरक्की हुई है। 45% इजाफा हुआ है सिर्फ ट्रैक्टर्स की सेल में, ट्रैक्टर्स की पैदावार में और ट्रैक्टर्स की सेल में। और ये ट्रैक्टर्स की सेल और पैदावार में इजाफा कैसे हुआ है कि वो किसान जो दरबदर होता था और उसको कहीं से कर्जा नहीं मिलता था, उसके कर्जे जो उसको मिलते हैं उसमें 26% पिछले साल इजाफा हुआ है। तकरीबन 9,400 अरब का उसे कर्जा दिया गया है ताकि वो बीज खरीद सके, ताकि वो फर्टिलाइजर खरीद सके, ताकि वो अपनी पैदावारी ताकत जो है उसको बढ़ा सके इन ट्रैक्टर्स के जरिए। तो ये हुआ है, तो वो हुआ है 6.4% की तरक्की की शरह एग्रीकल्चर में, और वो हुई है तो लोगों को रोजगार मिला है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि पहला जो हमारा रुख था हमारी पॉलिसी का, उसमें क्या हुआ है। अब दूसरी बात है कि चले रोजगार की बात तो हो गई, अब जरा महंगाई की बात किए लेते हैं। तो भाई पिछले साल इस वक्त 38% थी महंगाई की शरह, अभी भी बहुत महंगाई है। मैं बिल्कुल आपके सामने ये नहीं कह रहा कि मुल्क में सबको सहूलत है और आराम आ गया, मगर वो जो 38% से महंगाई बढ़ रही थी वो कम होकर 12.5% पे आ गई है। लेकिन जो ज्यादा अहम चीज है, क्योंकि हम एक बड़ा मुल्क है, हमारे पास 24 करोड़ लोग हैं जिनने खाना खाना है, तो हमारे लिए सबसे अहम चीज है कि चलें बाकी सहूलियात तो हों या ना हो, मगर खाने की चीजें जो हैं जिनसे बच्चे हमारे पलेंगे, बड़े होंगे, उनके अंदर तो महंगाई कम होनी चाहिए। तो पिछले साल 40% थी महंगाई, इस साल भला कितनी है? 2%। 40% और 2%। तो ओवरऑल भी महंगाई के अंदर कमी आई ताकि लोगों की जिंदगी में सहूलत हो, और बिलखसूस खाने पीने की अशिया जिसके लिए स्ट्रेटेजिकली वो तमाम ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर जो मंगवाए गए और बीज के लिए जो पैसे दिए गए और क्रेडिट जो बढ़ाया गया, उसके नतीजे में हमारी जो खाने पीने की अशिया में महंगाई की शरह है वो 2% पे आ गई। ये भी बात हो गई। तो तीसरी बात आ गई, रोजगार की बात हो गई, गुर्बत की बात हो गई। अब बात करते हैं साहब गुर्बत की। 600 अरब रखे गए हैं इस वक्त BISP में, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जो बिलखसूस खवातीन को पर मरकूज है और घर की खवातीन को वो पैसे मिलते हैं। 600 अरब रुपया, यानी पूरे मुल्क का जो मैं PSDP की बात करता हूं वो 1200 अरब है, और सिर्फ गरीबों को सपोर्ट करने के लिए 600 अरब मुख्तस किए गए हैं बजट में बिस्प के हवाले से, ताकि वो लोग जो इस सब के बावजूद इस दौड़ में पीछे रह जाएं, बिलखसूस हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका हक अदा करने के लिए प्रोग्राम जो है उसको मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। हमारे पिछले दौर में भी उसे बढ़ाया गया और इस दौर में भी बढ़ाया जा रहा है। दूसरा जो है वो हमारा ये तरक्की के मंसूबे हैं। इस मर्तबा रिकॉर्ड 1200 अरब 1.2 ट्रिलियन के तरक्याती मंसूबे रखे गए हैं। अब पूछिए क्यों? इस वजह से कि मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जब आप पहाड़ों में जाके, गिलगित बल्तिस्तान में जाके, खैबर पख्तूनख्वा में जाके, आजाद कश्मीर में जाके, जब आप वहां पर जाकर ये डैम बनाते हैं या बलूचिस्तान में सड़कें बनाते हैं, तो जहां जहां सड़क नींगती हुई जाती है वहां वहां तरक्की पहुंच जाती है, क्योंकि बाहर से जाके तो कोई वहां नौकरी नहीं ले सकता। जहां पे भाषा है, जहां पे दासू है, वहां पे कोई कराची हैदराबाद से तो नहीं जाएगा, लाहौर शेखुपुरा से तो नहीं जाएगा, वहां पे तो उसी इलाके के लोग, पहाड़ों में रहने वाले गरीब लोग जो हैं, उनके लिए जरिया रोजगार पैदा होगा। तो ये तरक्की के मंसूबे जो हैं ये गरीब लोगों के लिए जिंदगी है, उनके लिए नौकरी है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल है, उनके मां बाप की सेहत है, उनके बच्चों की स्कूल है। तो ये जो 1.2 खरब के
1200 अरब के जो मंसूबे रखे गए हैं वो इसीलिए रखे गए हैं, और ये तमाम मंसूबे, इनमें सबसे बड़ा जो मंसूबों का महवर है वो इलाके हैं जहां तरक्की नहीं हुई, जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां पे कारोबार नहीं है। इस वजह से ये तमाम मंसूबे हमने लिए कि जहां जहां जाएंगे वहां से गुर्बत मिटेगी। और आजकल ये बिजली का बहुत शोर है, अभी भी मैं सुनते आ रहा हूं, अजीब सी बात लगती है, मगर क्या करें, सियासी की बात किए बगैर आपका भी वैसे जी नहीं लगता, लेकिन हमारा भी नहीं लगता। अभी मैं उमर अयूब साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था जिसपे वो तनकीद कर रहे थे 2013 की पॉलिसी की, कि जनाब इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कि जनाब इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट कर दी, जनाब उस वक्त करप्शन हो गई, जनाब, और जनाब वजीर थे उस वक्त, जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे, जनाब ने 5-7 जमातें बदली, जनाब को याद नहीं रहता कि तनकीद अपने ऊपर कर रहे थे, काबीना का जनाब हिस्सा थे, जनाब के पैरों के भी अंगूठे लगे हुए हैं उन कागजों के ऊपर जिनको आज आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो छोड़ देते ना उस दिन, जिस दिन ये तमाम मंसूबे दस्तखत हो रहे थे। उमर अयूब साहब मेरे भाई, मेरे दोस्त, और हैं मेरे दोस्त, मेरी बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात है, लेकिन मैं शिशदर हूं, मैं वे हैरत हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं, खुद साइन करके। यानी काबीना, आप सबको मालूम है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो काबीना की जिम्मेदारी। ये भाई हमारे काबीना का हिस्सा थे जिस दिन ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो दस्तखत हुए हैं, तो इन पे लाजिम नहीं था कि उस दिन उठ के चले जाते। आज याद आया, जिस तरह बहुत से हमारे दोस्त जो वजीर रहे हैं, मैं वैसे मजाक में मैंने उस दिन ये कहा था, आपको ही गालिबन कहा था कि मुंशी तो नहीं थे, वजीर थे, तो मत करते। तो और भी हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमें तनकीद का निशाना बना रहे, तो हम कहते कर जाते। आज जो आप यहां वहां घूम रहे हैं कि हम जाएंगे और ये करेंगे वे करेंगे, तो जब कलम हाथ में था तो कर देते ना, उस वक्त नहीं हुआ तो आज कैसे होगा? और अगर नहीं हो सकता तो बाजार में ये बात क्यों करते हैं? फसाद मचाने को, फसाद मचाने को। क्योंकि हल होता तो कर जाते, बुरा था तो दस्तखत ना करते, और हल होते तो कर जाते। दस्तखत भी किया, हल भी नहीं किया, बस आज तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते, तनकीद करते हैं। करते क्यों है? कि बस ये हो रहा है, जो मैंने आपके सामने खाका रखा है ये रुक जाए। ये जो महंगाई की शराब की बात मैंने की, रोजगार की आपसे बात की, बस ये रुक जाए किसी तरीके से, ये उलट जाए, कुछ नाउमीदी सी आ जाए, कुछ धुंध छा जाए। और जब तक हम शहजादे बन के घोड़े पे चढ़ के नहीं आए, वो पंजाबी में है ना कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, तो ये वो मिर्जा यार हैं जो बददुआएं देने पे उतर चुके हैं कि किसी दी हट्टी सड़ जाए, किसी दा कुत्ता मर जाए और मेरा कुछ हो जाए। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे मुल्क नहीं चलते, मुल्क मस्बत रवैयों से चलते हैं। खैर, लंबी हो गई बात। तो बिजली की इतनी लंबी बात करने के बाद मैं कहना क्या चाहता हूं कि वजीर आजम ने जो प्रोग्राम आपके सामने रखा है उसमें 86% जो घर हैं, 86%, दोबारा 20% नहीं, 50% नहीं, 70% नहीं, 86% घर जो हैं, पाकिस्तान के 86% घर 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये मैं डेटा आपको दे रहा हूं, मुझे पता है आपने मेरी तरफ देखा गैर यकीनी फिजा में, मैं आपको इसका डेटा दे दूंगा। दोबारा कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान के 86% जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं, घरेलू सार्फिन हैं, वो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। उन सब के लिए वजीर आजम ने स्कीम बनाई है कि पिछले साल जो आपका बिल था, जो रेट था, वही रहेगा, जितनी इजाफत हुई है वो सरकार खुद अदा करेगी। वजीर आजम ने खजाने को हुक्म दिया है 50 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड से निकाल के उन गरीबों के लिए डाल दिए गए हैं कि आने वाले अगले महीने से जो पिछला रेट था वही उनको दिया जाएगा, और जो भी इजाफत है वो सरकार उठाएगी। 86%। अरे अब बाकी अब जो रह गए 14%, वो आप नीचे आए मेरे साथ, मैं आपको मोटर गाड़ियां दिखाता हूं। जो मोटर गाड़ियों पे, जो मर्सिडीज पे आते, जो हम पे तनकीद करते हैं, वो कौन सी गाड़ियों पे आते हैं भाई? तो क्या उनको भी आप चाहते हैं कि हम दे दें ये? तो किसी को तो बोझ उठाना होगा।
मगर 86% घरों के ऊपर से बोझ जो है वजीर आजम ने हटा दिया, और इंशाअल्लाह वो आपके सामने अगले महीने से बिलों में आना शुरू हो जाएगा। मगर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिजली की कीमत बहुत है। तो मैंने आपको बताया कि 3-4 कमेटियां बन चुकी हैं, मुझे भी एक कमेटी का सरबराह बनाया गया है, और हमसे हर हफ्ते हमसे रिपोर्ट ली जाती है कि कहां तक पहुंची हो, और मुझे ये कहा गया कि आप एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। तो ये रिपोर्टें जमा होंगी, इन रिपोर्टों से हल निकलेंगे, और इंशाअल्लाह उन तमाम जो हल हैं उनको लेकर जब हम आपके सामने आएंगे तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन आना शुरू होगा कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम इन तमाम बिलों को नीचे लेकर आएंगे और इस बोझ को कम करेंगे। अब हमारा मुल्क क्या कह रहा है इस तमाम चीज़ों के? 3 चीज़ें, बस 3 ही चीज़ें हैं अवाम के नुक्ता नज़र से: रोज़गार, गुर्बत और महंगाई, बस। लेकिन दीगर मुल्क के लोग जो हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जो गरीब नहीं है, वो क्या कह रहे हैं? तो भाई स्टॉक मार्केट 70% इंक्रीज कर चुकी है इस वक्त। मेरे ख्याल में 78,500 तक पहुंच गई है, 78,500 तक पहुंच गई है। चंद महीनों में तकरीबन 70% स्टॉक मार्केट जो है वो आगे बढ़ चुकी है। इससे गरीब आदमी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन इससे इस बात का तो ताल्लुक है कि लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जो इस चल रहे जो मुआशी तरक्की के जो मंसूबे चल रहे हैं उसके मुतल्लिक लोग क्या सोच रहे हैं, सरमायादार क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, कंपनियां क्या सोच रही हैं। क्योंकि अगर वो अच्छा ना सोच रही हो तो ये 30% गिर गई हो स्टॉक मार्केट, 76% चढ़ी ना हो। पॉलिसी रेट जिसकी वजह से कुछ महंगाई का, कुछ कर्जों का बोझ हम पे, ये कर्जे जो बढ़ते हैं आप देख रहे हैं, बतदरीज उनमें महंगाई में कमी आ रही है, तो उनमें भी कमी आ रही है। और हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह महंगाई की शरह नीचे आती चली गई तो ये जो कर्ज़ों का रेट है ये भी नीचे आएगा, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां छोटे छोटे कर्जे लेके छोटे छोटे कारोबार कर सकें, ताकि वो नौकरियां ढूंढे नहीं, नौकरियां पैदा करें। नौकरियां ढूंढे नहीं, नौकरियां पैदा करें। हर बच्चा बच्ची जो कॉलेज स्कूल से निकलता है, अगर आप सिर्फ उसको 10-20 लाख रुपए दे दें कुछ छोटा कारोबार शुरू करने के लिए, तो वो 3-4 लोगों को नौकरी देगा, नौकरी ढूंढेगा नहीं। तो जैसे जैसे ये कर्जों के रेट भी नीचे आएंगे, और इस दफा पाबंद किया है वजीर आजम ने कि छोटे कारोबार के लिए, जिन बच्चे बच्चियों की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट बैंक को पाबंद किया है कि बैंक इस मर्तबा कर्जे देंगे उनको, मगर हाई इंटरेस्ट रेट पे तो वो नहीं काम कर सकेंगे ना। तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, कर्जे भी फराहम किए जा रहे हैं, रोजगार भी बढ़ रहा है, महंगाई भी कम हो रही है। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जो हमारी एक्सपोर्ट है उसके अंदर $3 अरब का इजाफा हुआ है। उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो वो रिजर्व्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। जब हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और इंपोर्ट कम होगी तो क्या होगा? ज़्यादा डॉलर आएंगे और कम डॉलर जाएंगे, तो हमारा जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। तो उसमें 3 बिलियन का इजाफा हो चुका है। हमारे खर्चे भी बेहतर हो चुके हैं। वो क्या, वो भला सा लफ्ज़ है, वो पता नहीं क्या उसको प्राइमरी बैलेंस कहते हैं, यानी अगर कर्जे वर्जे निकाल दिए जाएं तो सरकार का जो खर्चा है और सरकार की जो आमदन है वो बराबर हैं। तो इस वक्त सरकार का खर्चा और सरकार की आमदन जो है, उसमें आमदन तकरीबन 1615 अरब रुपए ज्यादा है। हमने अपने खर्चे घटा दिए हैं और आमदन टैक्स के जरिए बढ़ा दी है। 30% टैक्स में इजाफा हुआ है। मगर बुनियादी बात यह है कि जैसे घरों में होता है कि अगर आपकी तनख्वाह हो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, और अगर आपका खर्चा घर का हो 1.5 लाख रुपया, तो 3-4 महीने ही घर चलेगा ना, फिर बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से खर्चे कम कर दिए गए हैं, आमदन बढ़ा दी गई है। कर्जों का बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता उतारेंगे, मगर एक मस्बत एक पॉलिसी लेकर हम सामने चल रहे हैं। और क्योंकि अभी आपने, चले अब ये बात करते हैं, हम तो अंदर ये कह रहे हैं आपको, बाहर की दुनिया क्या कह रही है। बस इतना छोटा फिच बस यहां पे आता है कि अगर जितनी चीजें मैंने आपके सामने पेश की हैं, अगर ये गलत हो तो फिच की रेटिंग बेहतर तो ना हो ना।
एक बंदा बाहर की कंपनी को क्या लेना देना पाकिस्तान से, वो तो यही नंबर जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं वो ये नंबर देखते हैं, और अगर ये नंबर सही हो और उसकी तस्दीक हो जाए तो वो कहते हैं हाँ भाई पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो गई। यानी दुनिया को पहले पाकिस्तान पे कम एतमाद था, अब पाकिस्तान पे एतमाद थोड़ा बढ़ गया है। तो फिच की रेटिंग बस ये है कि दुनिया को थोड़ा सा पाकिस्तान, हमारे लोगों को नहीं बढ़ा मगर दुनिया को थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बढ़ गया है, ये है फिच की रेटिंग। इसी तरह जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उनमें भी तकरीबन 8.1% का इस साल इजाफा हुआ है, जिसको FDI कहते हैं, वो भी बढ़ रही है। रेमिटेंस जो बाहर से हमारे ही लोग आपके रिश्तेदार भेजते हैं पैसे, उसमें भी 3 अरब का इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट में 3 अरब का इजाफा, डॉलर का इजाफा हुआ है। रेमिटेंस में 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 8.1% बढ़ गई है। दुनिया ने आपकी रेटिंग को बहुत शानदार नहीं हुई मगर बतदरीज बेहतर होना शुरू हो गई है। तो फिर मसला क्या है भाई? महंगाई कम हो रही है, रोजगार बढ़ रहा है, गुर्बत मिटाने के प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है, आमदन ज्यादा हो रही है, दुनिया मान रही है। तो फिर यह आहो फुगा किस चीज की है? ये जो सियासी दंगल चल रहा है ये किस चीज का है? मसला क्या है यहां पे? मसला वही है खवारिज वाला। मसला ये है कि कुछ लोगों ने ठान ली है कि मसला हल नहीं होने देंगे। ये है मसला। मसला है फसाद और उसकी जड़ है फसादी। मसला फसाद है, जड़ है फसादी। रवैया यह है कि मसला हल नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये मैं बार बार कहता हूं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है किसी ने दिल पे कारी जर्ब लगाई है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अरे पाकिस्तान है तो हम सब हैं, खान भी है, खान भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, मगर पाकिस्तान है तो सब है। तो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं को खुदा का खौफ करें यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने एक तरफ कहा खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, दूसरी तरफ जाके अमेरिका में लॉबिस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हायर किए, पैसे देके लॉबिस्ट हायर किए। डेविड फेंटन है उसका नाम। मैं जितने बच्चे बच्चियां ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कहता हूं जरा गूगल करें डेविड फेंटन, आपको पता चल जाएगा। ये 3 दिहाइयों से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ काम कर रहा है। इसे पैसे देके हायर किया पीटीआई ने, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करने को पैसे देके हायर किया। एक तरफ कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर उसका सबूत देते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हैं, हमारी सलामती के खिलाफ हैं, ये पैसे देके उन्हें हायर करते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो जो रेजोल्यूशन आपके खिलाफ आ रही है अमेरिका में, ये लॉबी करते हैं। ये एक एक कांग्रेसमैन और सेनेटर के पास जाते हैं उन लोगों के जरिए जिन्हें इनने पैसे दिए होते हैं। तो क्या इनको मिलेगा अगर मुल्क बर्बाद हो जाएगा? क्या मिलेगा भाई? ये तमाम नंबर मैंने आपके सामने रखे हैं, इसमें एक नंबर बताइए, झुटलाइए कि मैं आपसे गलत बात कर रहा हूं। तो ये वो लोग हैं जो शहीदों के, जिनने आपके बच्चों के लिए कुर्बानियां दी हैं, छाती पे गोलियां खाई हैं, उनके मुजस्मों के सर काटते हैं आपके सामने, टीवी के सामने। ये वो लोग हैं जो जिंदगी का पहिया जाम करते हैं, जो तरक्की का पहिया जाम करते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं सेपरेशन। ये नारे सुनने में आ रहे हैं ना आपके, ऑपरेशन नहीं सेपरेशन। या आप किसी पाकिस्तानी के मुंह से सुन सकते हैं? बात सुनने में आ रही है ना आपके? ये वो हैं लोग, ये वो लोग हैं जो कहते हैं अमन नहीं दहशतगर्दी। ये वो लोग हैं जो कहते हैं तरक्की नहीं पामाली। ये लोग उम्मीद की मौत है। ये वो लोग हैं जो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को यकीन दिलाना चाहते हैं भाई पाकिस्तान से निकलो, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर तुम क्यों कहते हो कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? बस खान है तो पाकिस्तान है, और खान है तो उम्मीद है, ये कहते हो। तो भाई कुछ होश करें, आगे बढ़ें, मुल्क को बर्बाद ना करें, हमें तरक्की करने दो, हमें रोजगार मिलने दो, हमारी गुर्बत मिटने दो।
खुदारा अब हमें आगे बढ़ने दो, हमें चलने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब निज़ामी साहब ARY से। आप फरमा रहे हैं सारी आपका लहजा रोज रोज हुकूमत का तल्ख होता जा रहा है। ये मुर्तज़ा साहब एक न्यूज़ से जो ये गलती है ये किस वजह से है? यार मैं तो के ऊपर आपकी सारी गुफ्तगू जो है वो तो मैं वॉच कर रहा था, 51 लोग आपको देख रहे थे PTV के ऊपर, तो इतना सारा ये इतनी सख्ती और इतनी ये तो आपकी ज़र्रा नवाजी है। मेरा काम तो पैगाम लेकर आना है। अगर कोई भी ना देखे तब भी मैं पैगाम लेकर आऊँगा। मेरे पास तो जो तरक्की का, उम्मीद का पैगाम है वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप नज़रें मोड़ लें तो ना मत देखें, लेकिन मेरे लिए नहीं, अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस उम्मीद को देखना चाहते हैं तो मेरा काम तो उस उम्मीद के पैगाम को आपके सामने लेकर आना है। अब चाहे आप देखें, चाहे आप आंखें बंद कर लें, वो तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। 10 लोग देखें या 10 लाख लोग देखें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क के हर शख्स पे, आप पे, मुझ पे यकसा वाजिब है कि हम उम्मीद का पैगाम लेकर आगे चलें। तनकीदी जायज़ा भी लें साथ साथ, मगर उम्मीद के पैगाम से मुंह मोड़ना, उससे क्या होगा? ना उम्मीदी फैला दें, तारीकी फैला दें, उससे क्या होगा? सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे जो बहुत बोझ है इस मुल्क के ऊपर, और उनकी बात बड़ी हद तक ठीक भी है, तो उन अदारों को ख़त्म करने की उन्होंने इंडिकेशन की थी, तो क्या इसके ऊपर कोई मूवमेंट हुई? जी जी बिल्कुल, आपके सामने है। उसकी PIA की बिड्स आ चुकी हैं, और PIA तो बस इब्तदा है। PIA की बिड्स आ चुकी हैं। अब मेरे ख्याल में उन्होंने जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कुछ वक्त मांगा है ड्यू डिलिजेंस के लिए, तो अब हुआ कि तब हुआ, बस होने चला है और होगा ये। तो ये एक है। दूसरा, वो हमारा कौन सा वो इदारा है PWD जो है, वो आप सबको पता है PWD क्या है, वहाँ पे क्या होता था। तो उसको बिल्कुल बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है, हतमी फ़ैसला है, इससे हम नहीं हटेंगे। और इंशाअल्लाह वो जो करप्शन का डेन खुला हुआ था, जिसके ज़रिए 100 रुपए का काम जो है वो 10,000 रुपए में हो रहा था, उसको ख़त्म करेंगे और बेहतर तरीक़ा कार सामने लाएंगे अपने तरक्याती मंसूबों को आगे ले जाने का। और इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त क्योंकि मुकम्मल नहीं हुई तो मैं आपके सामने नहीं लाया, मगर बहुत से ऐसे इदारे जिनकी ज़रूरत नहीं है, बहुत सी ऐसी वजारतें जिनकी ज़रूरत नहीं है 18वीं तरमीम के बाद, उन पे गुफ्तगू जारी है, रीस्ट्रक्चरिंग जारी है। जैसे जैसे हम करीब पहुंचते चले जाएंगे ऐलानात के, वैसे वैसे आपके सामने लाते चले जाएंगे। शुएब निज़ामी साहब ARY से।